सभी बच्चों का इस वीडियो में स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में इतिहास का जो पहला पार्ट है इसके बारे में जानकारी ले रहे थे, जिसमें हमने इतिहास किसे कहते हैं ये देखा। उसके बाद इतिहास लेखन के जो साधन है तीन, भौतिक साधन, लिखित साधन और मौखिक साधन, इसके बारे में हमने जानकारी ली। आज हम इस वीडियो में जो लास्ट टॉपिक है इसके बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, पन्ना नंबर 4 पर ऐतिहासिक साधनों का मूल्यांकन, इसे अभी हम पढ़ने वाले। ठीक है, ऐतिहासिक साधनों का मूल्यांकन, इसमें हमें क्या पढ़ना है? तो इतिहास लेखन के लिए जो तीन घटक आवश्यक होते हैं, तीन साधन, एक भौतिक साधन, दो लिखित साधन और तीन मौखिक साधन। तो ये जो तीन साधन है इसका मूल्यांकन करना यानी क्या? ये जो तीन साधन है, ये तीन साधन सही है या गलत है, इसके बारे में हमें जानकारी लेनी होती है। तो अगर हमें कोई साधन प्राप्त हो जाता है, प्राचीन काल का कोई वस्तु मिल जाती है, जैसे कोई प्राचीन सिक्के मिल गए, कोई प्राचीन बर्तन मिल गए, कोई प्राचीन ताम्रपट मिल गए, या कोई प्राचीन वास्तु मिल गए, या कोई प्राचीन मूर्ति मिल गए, या कोई लेख मिला, तो उसकी जांच पड़ताल करनी पड़ती है कि ये जो चीज़ मिली है ये प्राचीन वस्तु है या नहीं। ये जो वस्तु मिली है वो कहीं नकली तो नहीं, फर्जी तो नहीं, किसी ने जानबूझ के बना के तो नहीं फेंकी, इसके बारे में पूरी जांच पड़ताल करनी पड़ती है। और जब इसकी जांच पड़ताल हो, यकीन हो जाए, तो उस पर विश्वास किया जाता है। तो ऐसे ऐतिहासिक साधनों का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है, इसके बारे में अभी हम जानकारी लेंगे। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। इन सभी साधनों को उपयोग में लाने से पूर्व कुछ सावधानी बरतना आवश्यक होता है। उन साधनों की विश्वसनीयता एवं प्रामाणिकता की पड़ताल करनी पड़ती है। जैसे अभी मैंने कहा कि जब भी किसी साधन का उपयोग करते हैं, उससे उस वस्तु का उपयोग करने से पहले हमें कुछ सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि अगर गलत चीज़ हाथ में लग जाती है तो इतिहास लिखते समय हमारे हाथों से गलती हो सकती है और इसका परिणाम समाज पर हो सकता है, लोगों तक गलत इतिहास पहुंच सकता है। इसलिए कुछ सावधानी बरतनी पड़ती है। तो वो सावधानी कौन सी है? देखो, उन साधनों की विश्वसनीयता, वो विश्वसनीय साधन होना चाहिए, वो ऐतिहासिक ही होना चाहिए और सचमुच का होना चाहिए। प्रामाणिकता की पड़ताल करनी पड़ती है। उनमें मौलिक साधन कौन से हैं और जाली कौन से है, यानी ओरिजिनल कौन से और फर्जी कौन से। फंसाने वाले तो साधन नहीं है ना, उसकी खोज करनी पड़ती है। अंतर्गत प्रमाणों की पड़ताल कर उन साधनों की श्रेणी निश्चित की जाती है, और जो साधन हमें मिले उनके अंतर्गत जो प्रमाण है उसकी पड़ताल करनी पड़ती है और उसकी श्रेणी निश्चित करनी पड़ती है कि इसमें दी हुई जानकारी कितने प्रतिशत सच है। 100% सच है, 90% सच है, 50% जानकारी सच है, इसमें कहीं बड़ा चढ़ाकर तो बातें नहीं बताई, ऐसे अनेक सवाल मन में आते और उसके अनुसार उसकी श्रेणी निश्चित की जाती है। लेखकों का सच झूठ, उनके व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ण संबंध, कालखंड, राजनीतिक दबाव आदि का भी अध्ययन करना आवश्यक होता है। जब कोई लेखक इतिहास की किताब लिखता है तो इसमें कभी सच बातें तो कभी कभी लेखकों द्वारा झूठी बातें भी किताबों में बताई जाती है, जिससे लोगों तक गलत इतिहास पहुंच जाए। तो इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। कभी कभी किताब लिखने वाला अपनी कुछ मन की बातें भी उस इतिहास की किताब में डाल देता है
और अपना व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ण करने के लिए वो लोगों तक गलत इतिहास भी पहुंचा सकता है। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। कहीं इस इतिहास के किताब में, इस मतलब जो हम इतिहास की किताब पढ़ रहे वो नहीं, जो बाजार में अनेक नेताओं की, अनेक घटनाओं के बारे में इतिहासकार किताबें लिख के वो बेचने के लिए दुकान में होती है, वो वाली किताबें। उसके बाद देखो, कालखंड, राजनीतिक दबाव आदि का भी अध्ययन करना आवश्यक होता है। कभी कभी जो राजनीति करने वाले नेता लोग हैं, उनका दबाव उस लेखक पर होता है कि तुम अपनी किताब में ऐसा मत लिखो, वैसा लिखो, वैसा मत लिखो, ऐसा लिखो। तो राजनेताओं के दबाव में आकर कभी कभी गलत इतिहास भी लोगों तक पहुंच जाता है। दी गई जानकारी सुनी सुनाई है अथवा उन्होंने स्वयं देखी है, इसका भी महत्व होता है। और इतिहास में जो जानकारी दी गई है वो खुद इतिहासकार ने देखी है या किसी से सुनी है, इस पर भी, इसका भी महत्व होता है। लेखन में प्रयुक्त अतिशयोक्तियाँ, प्रतिमाएं, प्रतीक, अलंकार आदि का भी विचार करना पड़ता है। कभी कभी इतिहास ऐसा बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि ऐसा संभव नहीं हो सकता। उसे कहते हैं अतिशयोक्ति, यानी इस इतिहास को बड़ा चढ़ा के बताया है। कभी कभी प्रतिमाएं, प्रतीक, अलंकार आदि का भी विचार करना पड़ता है। अन्य समकालीन साधनों के साथ उस जानकारी की पड़ताल करनी पड़ती है। अगर समझो हमारे पास किसी वर्ष का इतिहास आया, इस किताब में कहा है कि ऐसी ऐसी घटना हुई है, तो उसी घटना से संबंधित और भी किताबें होती है, तो उन किताबों को भी हमें लेना है, इस किताब को भी लेना है, और वर्ष समान है तो इस किताब की जानकारी, उस किताब की जानकारी, इन दोनों की जांच पड़ताल करनी है। समझो एक किताब में कहा सूर्य पूर्व से उगता है, दूसरी किताब में कहा सूर्य दक्षिण से उगता है, तो कहीं तो गलती है, क्योंकि सूर्य या तो उत्तर पूर्व से उगता होगा या तो दक्षिण से। इस किताब में कहा है पूर्व से, उसमें कहा है दक्षिण से, तो जांच पड़ताल तो करनी पड़ेगी, क्योंकि एक ही चीज की जानकारी अलग अलग मिल रही है। ठीक है, एक ही प्रश्न के उत्तर अगर अलग अलग मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो गलती है। तो ये पढ़ने वालों पर होता है कि हमें ऐसी जानकारी जब मिलती है तो तुरंत विश्वास नहीं रखना है, उसकी पूरी जांच पड़ताल करनी है, जानकारी लेनी है और फिर उस पर विश्वास रखना है। ठीक है, आगे, प्राप्त जानकारी एकांगी, विसंगतिपूर्ण और अतिशयोक्तिपूर्ण होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। कभी कभी दी गई जानकारी एकांगी होती है, मतलब जो अपने चाहने वाले लोग होते, उनके, जैसे उदाहरणार्थ लेते कि किसी राजा ने अप उसके कार्य के बारे में लिखने के लिए किसी इतिहासकार को कहा, तो वो इतिहासकार क्या करता है कि राजा ने उसे उसके कार्य के बारे में लिखने के लिए कहा था कि मैंने कौन कौन सी लड़ाइयाँ जीती है, मैंने जो जो अच्छे काम किए वो लिखता रहे। तो वो इतिहासकार क्या करता है कि उस राजा की जितनी भी अच्छी अच्छी बातें वो लिखता है और बुरी बुरी बातों को छोड़ देता है। तो इसे कहते हैं एकांगी। और जो दूसरे लेखक होते हैं, इतिहास लिखने वाले, वो क्या करते हैं, उस राजा के बारे में पूरी जानकारी लिखते हैं, उस राजा के अच्छे काम भी और उस राजा द्वारा हुए बुरे काम भी, सब लिखता है। तो कभी कभी इतिहास पढ़ते समय हमें ये भी ध्यान में रखना है कि इतिहास जो हम पढ़ रहे हैं, अरे इस इतिहास में तो सारी अच्छी अच्छी बातें बताई है, इसमें उस राजा की एक भी बुरी बात नहीं बताई। तो ये भी हमारे मन में शक आना चाहिए कि एक आदमी से इतने सारे अच्छे काम हो रहे, तो गलती भी तो होती होगी, तो वो गलतियां तो इस किताब में लिखी ही नहीं उसकी। मतलब ये जो इतिहास लिखा गया है उस राजा का, वो एकांगी है,
मतलब अच्छी अच्छी बातें बताई, बुरी बुरी बातें छोड़ दी, इसे कहते हैं एकांगी। तो जब भी हमें कोई जानकारी मिलती है तो ध्यान रखना है कि वो जानकारी एकांगी है, विसंगति पूर्ण है। विसंगति यानी किसी का किसी के साथ संबंध ही नहीं है। कभी कभी इतिहास के किताब में ऐसी जानकारी बताई जाती है किसी राजा महाराजाओं के बारे में जिसका कोई संबंध ही नहीं होता। ठीक है, काल्पनिक बातें बताई जाती है कि इस राजा ने ऐसा किया, जैसे फिल्मों में होता है। फिल्मों में जो इतिहास के ऊपर फिल्में बनती है उसमें कभी कभी फिल्म बनाने वाले अपनी मन मर्जी से कुछ बातें डाल देते हैं, तो लोगों को ऐसे लगने लगता है सच में वो भूतकाल में ऐसा हुआ होगा क्योंकि फिल्म वालों ने बताया। तो ऐसा कुछ होता नहीं। जैसे कुछ राजा महाराजाओं को फिल्मों में शराब पीते हुए दिखाते, तो असल में वो राजा कभी शराब ही नहीं पीता, पर फिल्मों में दिखा देते। कुछ राजा लोगों को डांस करते हुए दिखाते, तो उस समय तो ऐसे कोई डीजे लगा के थोड़ी ना नाचता था राजा महाराजा लोग। तो फिल्मों में क्या होता है, कुछ गाने डाले जाते हैं, डांस करवाया जाता है राजाओं से। तो ऐसा कुछ होता नहीं था, राजा लोग ऐसे कोई नृत्य करते नहीं थे। पर फिल्म अच्छी दिखे इसलिए फिल्म बनाने वाले उस राजा को उस फिल्म में डांस करने के लिए बता देते। तो ये मौका हुआ, वैसे ही किताबों का भी है। तो कभी कभी उसमें विसंगति और अतिशयोक्ति भी हो सकती है। ठीक है, तो ये इस पर हमें ध्यान देना है कि किस चीज़ पर कितना विश्वास रखना है। और फिल्मों में जो बातें बताई जाती है उसमें आधा सच होता है और आधा वो फिल्म बनाने वाला अपनी मर्जी से कुछ भी बातें डाल देता है ताकि उसकी फिल्म अच्छी दिखे। तो सारी जो फिल्मों में दिखाया जाता है वो सारी बातें सच होती नहीं। पूरा 100% पूरी की पूरी फिल्म सच है ऐसा कभी नहीं होता। अंततः उनका उपयोग सूझबूझ के साथ किया जाना चाहिए। इन साधनों का उपयोग सदैव विश्लेषण के पश्चात करने की सावधानी बरतनी चाहिए। इतिहास का लेखन करते समय लेखक की निष्पक्षता और तटस्थता को असाधारण महत्व रहता है। इतिहास लिखने वालों ने निष्पक्ष होना चाहिए। मतलब दो व्यक्तियों का जब वो इतिहास लिखते तो उस इतिहास लिखने वाले व्यक्ति के लिए दोनों व्यक्ति समान होने चाहिए। उनके उसके मन में दोनों के प्रति समान भाव होना चाहिए। इसकी अच्छी बातें भी बतानी है, दूसरे व्यक्ति की भी अच्छी बातें बतानी है। पहले व्यक्ति की बुरी बातें और दूसरे व्यक्ति की भी बुरी बातें, सभी बातों को रखना चाहिए। उसे कहते हैं निष्पक्ष और तटस्थ रहना चाहिए। किसी एक की साइड नहीं लेनी है। कभी हर बार ऐसे ही होता है, इतिहासकार क्या करता है, एक व्यक्ति को हीरो बना देता है और दूसरे व्यक्ति को विलन बना देता है। और जिसको हीरो बनाना है, और बहुत आसान है, किसी व्यक्ति को अगर हीरो बनाना है और किसी व्यक्ति को विलन बनाना है तो बहुत आसान है। जिस व्यक्ति को हीरो बनाना है उसकी अच्छी अच्छी बातें बताओ, और जिस व्यक्ति को विलन बनाना है उसकी बुरी बुरी बातें बताओ, तो अपने आप वो हीरो बन जाता है और ये विलन बन जाता है। पर जो हीरो होता है उसकी भी कुछ गलत बातें होती है और जिसको हमने विलन बनाया उसकी भी कुछ अच्छी बातें होती है। तो ये लेखक का काम होता है कि दोनों बातें बताए, एक व्यक्ति की अच्छी बातें बुरी बातें, दूसरे व्यक्ति की अच्छी बातें बुरी बातें, ताकि लोगों तक सही इतिहास पहुंच सके। तो इस प्रकार इतिहास का लेखन करते समय जो साधन हमें प्राप्त होते उसकी अच्छे से जांच करनी चाहिए और इतिहासकारों ने इतिहास लिखना चाहिए। तो इस पाठ में हमने ये जानकारी ली। अभी हम यहाँ पर पाठ खत्म हो जाता है। अब हम इसका जो आगे का भाग है स्वाध्याय, इसके बारे में जानकारी लेंगे। अब तुम्हें गृहपाठ लिखना है पाठ पहले पर। इस गृहपाठ के लिए आपको 10 अंक मिलेंगे। इसके प्रश्न उत्तर लिख के 1 हफ्ते में आपको देना है। जैसे जैसे आप व्हाट्सएप पर डालोगे वैसे वैसे मैं तुम्हें अंक देता जाऊंगा। तो प्रश्न कौन कौन से देखो, यहाँ पर तुम्हें प्रश्न दूसरा,
लेखन करो। इसमें तुम्हें 3 सवाल हल करने हैं। लेखन करो के पहला सवाल में डायरेक्ट दूसरा सवाल लेखन करो, इसमें 3 प्रश्न। फिर तीसरा प्रश्न समूह में से अलग शब्द ढूंढकर लिखो, इसके 4 सवाल है। यहाँ पर 3 और ऊपर एक 4, ठीक है। या और प्रश्न चौथा, इसके 3 सवाल, इनके अर्थ लिखना है। भौतिक साधन किसे कहते हैं, लिखित साधन किसे कहते हैं और मौखिक साधन। तो तुम्हें 3 सवाल हल करने हैं, दूसरा पूर्ण, तीसरा ये भी पूरा और चौथा ये भी पूरा, ठीक है। तो दूसरा, तीसरा और चौथा सवाल ये तुम्हारा गृहपाठ पहला हुआ। सुंदर अक्षरों में अच्छे से लाइन खींचकर, अच्छे से सजाकर मतलब उसमें कोई ड्राइंग ये नहीं करनी है, अच्छे अक्षरों में लिखकर भेजना है। तो यहाँ पर हमारा पहला पाठ खत्म हो जाता है, ठीक है। तो अगले वीडियो में अब हम दूसरा पार्ट जो है वो हम पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।